चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल क्या होता है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम कंपनी की एक डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, वो स्टडी होती है बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। तो कंपनी जो व्यापार करती है, व्यापार में जो उसे घाटा या मुनाफा होता है, वो कहाँ से पता चलता है हमें? बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट को देखकर हम कंपनी की एक वैल्यूएशन करते हैं कि कंपनी का एक फेयर प्राइस क्या होगा। अगर कंपनी ज़्यादा मुनाफा कर रही है तो उसका मार्केट में भाव ज़्यादा होना चाहिए, और घाटा कर रही है तो शेयर का भाव कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल के माध्यम से पता चलती हैं। बट फंडामेंटल ना बैलेंस शीट के बियॉन्ड में बहुत कुछ हमें बताता है। जैसे देश का माहौल कैसा है, देश की परिस्थिति कैसी है, देश में किस किस तरह के रिस्क हैं, ये सभी चीज़ें हमें फंडामेंटल से पता चलते हैं। तो फंडामेंटल हम कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करते हैं इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 सालों के लिए अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके आधार पर आपने तय करना है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कितना बड़ा हो सकता है। इसमें आपको फंडामेंटल हेल्प करता है। तो फंडामेंटल ना एक सिस्टम बनाता है सबसे पहले तो, कि सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं दुनिया की। ठीक है, दुनिया की रिसर्च करेंगे, और दुनिया की रिसर्च के बाद हम रिसर्च करेंगे उन इंडस्ट्रीज की जो पोटेंशियल इंडस्ट्रीज हैं। जैसे आने वाले समय में आपको लगता है कि पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, तो ये एक पोटेंशियल इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत डिमांड होगी, तो ये पोटेंशियल इंडस्ट्री है। और जब हम इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हीं इंडस्ट्रीज की कुछ बेहतरीन कंपनियां जो अच्छा बिजनेस करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन कंपनियों में अपना निवेश कर देते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही हमें फंडामेंटल सिखाता है। तो फंडामेंटल टेक्निकली काम करता है इंट्रिंसिक वैल्यू पर। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू। अब इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, आप एक मॉल में जा रहे हैं और मॉल में आप एक शर्ट खरीदना चाहते हैं। आप गए मॉल में, आपने मॉल वाले को बोला, एक सेल्समैन को बोला कि भैया मुझे एक शर्ट चाहिए। तो उसने बोला कोई स्पेसिफिक ब्रांड की दिखाऊं या आपको कोई भी शर्ट दिखाऊं? तो अगर दिमाग में आप लेकर चल रहे थे कि यार मुझे तो एक स्पेसिफिक ब्रांड की टी शर्ट या शर्ट खरीदनी है, तो आप उसको ब्रांड का नाम बोलेंगे। पर आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो आप उससे बोलेंगे अच्छा ऑप्शन दिखाइए, कितने सारे ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन दिखाएगा आपको। अब जब ऑप्शन दिखाएगा ना, तो सबसे पहली चीज़, जब आपको कोई चीज़ पसंद आएगी तो आप उससे भाव पूछेंगे कि भैया ये कितने का दिया। वो आपको एक प्राइस बताएगा, और प्राइस के बाद आप एक वैल्यूएशन करने लगेंगे उसकी कि ये शर्ट इतने की होनी चाहिए। और अगर प्राइस जो आपको, रिदम खराब हो गई यहाँ पे, अच्छी वाली, बहुत सही जा रहा था मैं। तो जब वो भाव आपको पता चलता है और भाव आपको लगता है कि ये जो भाव मुझे बताया गया है ये महंगा है, तो आप क्या उस शर्ट को लेंगे? और अगर भाव उतना बताया गया है जो आपकी वैल्यूएशन से कम है, तो क्या आप शर्ट लेंगे? ले लेंगे। इसी तरह से तो शेयर मार्केट में भी होता है। 50 शेयर आपके सामने आते हैं, पर कोई आपको सस्ता लगता है, कोई आपको महंगा लगता है। तो ये महंगे और सस्ते का खेल कैसे जानते हैं आप? फंडामेंटल के माध्यम से। तो फंडामेंटल आपको बताता है कि 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मिल रही है, तो आपको लगता है सस्ता है, खरीद लो। 100 रुपये की चीज़ 500 में मिल रही है, तो आपको लगता है महंगा है, बेच दो। तो आप उस शेयर को नहीं खरीदेंगे जो महंगा है, उस शेयर को खरीदेंगे जो कि सस्ता है। तो ये पता कैसे चलेगा सस्ता और महंगा? यही आपको बताएगा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल काम करता है इंट्रिंसिक वैल्यू पर, और इंट्रिंसिक वैल्यू को जानने के बाद आप किसी भी शेयर का चुनाव करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट है। अब यहाँ पर ये फंडामेंटल जो आप पढ़ने वाले हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है ट्रेडिंग के लिए, कि एक ट्रेडर को फंडामेंटल किस तरह से हेल्प करता है, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत थोड़ा बोरिंग हो सकता है।
आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा यार ये कैसे चीज़ें हमारे काम करेंगी। तो इसे मैंने इंटरेस्टिंग बनाया है और आपको ये बताऊंगा मैं कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करिए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ग्लोबल रिसर्च के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इवेंट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेक्टर एनालिसिस करेंगे, फिर हम कंपनी एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे फंडामेंटल में और सभी से कोशिश करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की, कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है और इन सब से उसको समझा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोबल रिसर्च। तो अब ये ग्लोबल रिसर्च क्यों की जाती है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक बात अज्यूम कर लीजिए आप सब दिमाग में कि आप सभी के पास 10-10 लाख रुपए हैं और ये 10 लाख रुपए आप अगले 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट अभी लाइफ हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो क्या अभी यहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने में? तो सभी को डर लगेगा कि सर मार्केट तो अपने हाइज पर चल रही है, यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे आई तो अब अच्छे भाव मिल सकते हैं, तो अभी हम 1 साल के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पर अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि मार्केट 1 साल में यहाँ से 30,000 हो जाएगी, यानी निफ्टी भी 30,000 हो जाएगा अगले 1 साल में, तो भी आप यही सोचेंगे क्या? आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा तब, है ना। अब आपको सस्ता लग रहा है मार्केट। तो बेसिकली जो एक ट्रेडर होता है ना वो कल की सोचता है, इन्वेस्टर 1 साल बाद की सोचता है। अंतर समझ में आ रहा है? तो जब आपका टाइम होराइजन 1 साल या बियॉन्ड है तो आप इन्वेस्टिंग की तरह सोचेंगे, इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगले 1 साल में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा जिससे निफ्टी 30,000 जा सकता है। तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आप बोलेंगे मोदी गवर्नमेंट दोबारा वापस आ जाएगी, मॉनसून अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे और कंपनीज की ग्रोथ हो जाएगी जिससे मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आप करेंगे ना, यही फंडामेंटल का पार्ट है। बट यहाँ पर एक रिस्क तो तब भी रहेगा, चाइना का कहीं अमेरिका से युद्ध हो गया तो, रशिया ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो, ये सारे रिस्क तो तब भी रहेंगे। तो एक जो रिस्क होता है ना छोटा सा, वो पूरी मार्केट खत्म कर सकता है। ध्यान रखना मेरी बात। देखो भगवान ना करे कभी भी न्यूक्लियर चीज़ों को यूज़ किया गया, पर अगर किया गया ना तो दुनिया में ना लोअर सर्किट लगेंगे हर मार्केट में, कोई नहीं बचेगा। भले ही हम कितने भी सेफ सिक्योर और कितने भी पोटेंशियल वाली मार्केट है, कोई नहीं बचेगा, सब लोअर सर्किट पे काम करेंगे कई कई दिनों तक। तो मार्केट 80% भी करेक्ट हो जाए ऐसे टाइम पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पे होता ही है। दुनिया खत्म हो रही है जहाँ पे, तो मार्केट कैसे बचेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिस्क हमेशा रहेगा और हमेशा रहता है, ठीक है। अब यहीं पर इन सभी रिस्क को एक्यूमुलेट करके जब हम एक कंक्रीट रिजल्ट निकालते हैं तो फंडामेंटल हमारी मदद करता है। तो आप ये सारी चीजें जब इवेल्युएट करते हैं ना तो डिसीजन ले पाते हैं कि मुझे क्या अगले 1 साल के लिए या उसके बियॉन्ड में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। इसी तरह से फंडामेंटल आपको मदद करता है। अब इसमें जो ग्लोबल रिसर्च मैंने लिखा है ये स्पेसिफिकली आपको ये बताने का काम करती है कि दुनिया में ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है ये कितना है, कैसा है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसीलिए हमें ग्लोबल रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी वजह से नहीं बल्कि दूसरों की वजह से हमें गिराने का काम कर सकती है। आ रही मेरी बात समझ में? अब दुनिया के अंदर 197 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब 197 कंट्रीज में मुझे आप सभी कंट्रीज के नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, पर इनमें से ना हम सबको कुछ नाम पता है, जिसमें सबसे पहला नाम ना यूएसए का आता है। हमेशा हर बंदा सबसे पहले यूएसए नाम बोलेगा और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ये है, सबसे पावरफुल कंट्री ये है, इसीलिए यूएसए का नाम हम सबको सबसे पहले याद आता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अब ये यूएसए सबसे बड़ी कंट्री कैसे बनी, कब बनी, ये जानने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी के इतिहास को नहीं जानेंगे, जो चीज़ें चेंज हुई हैं उनको नहीं समझेंगे, तो हम अच्छे एनालिस्ट नहीं बन पाएंगे। देखिए एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बीमारियों को पकड़ पाता है, और बीमारियों को पकड़ने के लिए जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जितने पेशेंट्स को चेक करता है डॉक्टर, उतना बेहतरीन डॉक्टर बनता है। तो एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है, एक इन्वेस्टर बनाती है और बेहतर एक एनालिस्ट बनाती है। तो मैं तुम्हें कुछ इतिहास के बारे में बता रहा हूँ जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि ये जो यूएसए है ये दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बना, ठीक है। तो तुमको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में लड़ा जा रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना
डिजास्टर था दुनिया के लिए कि बहुत सारी इकोनॉमीज उसमें तहस नहस हो चुकी थी। याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने, मतलब याद से वो मतलब है मेरा, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो एक तरह से बैंकरप्सी की तरफ थी। और देखो दुनिया में जब तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर हो जाता, कोल्ड वॉर हुआ था ना, अगर वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता तो शायद दुनिया खत्म हो जाती, ऐसा ही था ना। अब ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि दुनिया के जो थिंक टैंक थे ना, उन्होंने इकट्ठे होकर ये डिसाइड किया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे, ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, हमने पहला और दूसरा करके देख लिया। तो ये बात उस समय की है जब दुनिया के 56 नेशंस एक दूसरे के संपर्क में आए 1942 में, और ये डिसाइड किया कि अब हम ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी कंट्रीज एकजुट होके इस बात पे पहुंची कि अब हम किस तरह से एक साथ आ सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो। अब ये जो यूएसए है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बनी ये समझना है। तो अब समय आ गया 1945 का। अब ये 1945 में आपको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सब हम जानते हैं, इसका काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। आपको पता है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ 1945 में। 1945 में ही वर्ल्ड बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक का काम है दुनिया से गरीबी को हटाना, जिसके लिए ये कंट्री टू कंट्री लोन प्रोवाइड करती है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये भी हम सब जानते हैं। 1945 में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी स्टैब्लिश किया गया, जिसका काम है दुनिया में कंट्रीज को लोन देना और कंट्री की करेंसीज को मॉनिटर करना। ये मेजर काम है इसके। वर्ल्ड बैंक हर कंट्री को लोन दे सकता है, पर आईएमएफ क्रेडिट स्कोर देखकर देता है, ठीक है। अब ये तीन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? दुनिया को ग्रोथ के पेज पर ले जाया जाए, क्योंकि दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इतना डिजास्टर देखा था कि वहां से ह्यूमन लाइफ को बचाना भी इंपॉर्टेंट था और सबको कंधे से कंधा मिलाकर डेवलपमेंट भी करना इंपॉर्टेंट था। एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये कि जब दुनिया में ग्रोथ होती है ना, तो ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है, राइट। बिना पैसे के कोई ग्रोथ नहीं कर सकता। तो जब पैसे की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, तो आप क्या करते हो? आप पैसे का इंतजाम करते हो, आप लोन लेते हो बैंक से, आप अपने रिश्तेदारों से पैसा लेते हो, मम्मी पापा से लेते हो, जो भी पॉसिबल सोर्स होता है उससे लोन ले लेते हो और काम धंधा चालू कर देते हो। पर ये तो इंडिविजुअल के केस में हुआ ना, पर कंट्री के केस में तो ऐसा नहीं होता। कंट्री ग्रोथ कब करती है? जब वो दूसरी कंट्री से कंधा मिलाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना, और पैसा बनाती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए बनती है, और वो फिर अपने आप को ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही होता है। अब समस्या ये थी 1945 में भी कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, पहले तो बार्टर सिस्टम चला करता था, आपको याद होगा। जितने भी लोग गांव देहात से संपर्क रखते हैं, 20 साल पहले तक वहाँ बार्टर सिस्टम चलता था। इनफैक्ट आज भी चलता है कई गाँव में। तो क्या आप बार्टर सिस्टम सब जानते हैं कि आपको जो ज़रूरत है ना, वो आप ले लो और सामने वाले को गेहूं चावल जो भी चीज़ है दे दो, या ज़रूरत की चीज़ दे दो, वो आपको सामान दे देगा, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, वस्तुएं इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर भी हम ये काम तो नहीं कर सकते, बार्टर सिस्टम तो नहीं चला सकते, और चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे आपका खर्चा बढ़ेगा। देखो, आप अगर मान लो चावल के बदले में दाल देना चाहते हो, तो पहले तो दाल को इंपोर्ट करोगे, चावल को एक्सपोर्ट करोगे, यही करोगे। इसमें एक रिस्क है ले जाने आने का, ख़राब हो सकता है, बहुत और भी रिस्क है। तो बार्टर सिस्टम से कभी भी बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं किया जा सकता, पहला रिस्क तो ये। तो फिर हमें एक करेंसी की ज़रूरत होगी, और उस करेंसी को सब एक्सेप्ट करें, ये दूसरी ज़रूरत होगी। तो इस समय पे दुनिया में एक्सचेंज ऑफ करेंसी की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने आप को एक कंट्री समझ लो, मान लो मैं भी एक कंट्री समझ लेता हूँ अपने आप को। भाई मैं बोलूँगा कि मैं आपकी करेंसी को क्यों अपनाऊँ, आप मेरी करेंसी को अपनाओ, हर बंदा तो यही बोलेगा। पर अगर मुझे एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो मुझे आप सबको एक करेंसी के लिए मनाना पड़ेगा लॉजिक के साथ। और लॉजिक ये है कि 1945 तक दुनिया में अमेरिका की हालत बाकी देशों से अच्छी थी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा डिजास्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी नहीं देखा था, तो इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छे लेवल पर थी। तो अमेरिका के पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई जिससे अमेरिका में एक टर्न अराउंड होने वाला था। और दुनिया की जितनी भी कंट्रीज थी, सब इस बात को लेकर एग्री हो गई कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हम अमेरिका के यूएसडी को
एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वहाँ से एक सिस्टम का जन्म हुआ जिसे बोला जाता है ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम वो सिस्टम था जहाँ पर अमेरिका दूसरी कंट्रीज को अपने डॉलर देता था और बदले में जो गोल्ड है वो ले लेता था, जिसका एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ $35 पर आउंस का गोल्ड एक्सचेंज रेट। यानी अगर आपको $35 चाहिए तो आपको 1 आउंस गोल्ड देना पड़ेगा, और जब आपको वो गोल्ड जरूरत होगी तो यही $35 आप मुझे वापस कर देंगे, मैं आपको गोल्ड दे दूंगा। ये सिस्टम था ब्रेटन वुड सिस्टम। अब यहां पर अमेरिका ने दूसरी कंट्री से ये वादा किया था कि हम उतने ही नोट प्रिंट करेंगे जितने का गोल्ड रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर मुझे आपको 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 क्या देना है, डॉलर देने हैं, तो मुझे आप गोल्ड देंगे, उतना मैं नोट प्रिंट करूंगा आपको दे दूंगा। यही वादा किया था, पर अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा था। अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा नोट प्रिंट कर रहा था, और ये बात चलती आ रही थी पिछले 20 सालों से, इनफैक्ट 25 सालों से। अब समय आया 1970 का। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, अब ये जो रिचर्ड निक्सन थे अमेरिका के उस वक्त प्रेसिडेंट थे। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट को ये शक हुआ कि अमेरिका कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्हें बोला कि मिस्टर निक्सन, हम आपकी जो प्रेस है जहाँ पे आप डॉलर प्रिंट करते हैं उसको हम विजिट करना चाहते हैं, ऑडिट करना चाहते हैं। तो ये जो रिचर्ड निक्सन साहब थे ये तो झोल झाल कर रहे थे। अब इनको लगा कि अगर यहाँ पे मैंने इन्हें अलाउ किया तो ये दुनिया को ये बता देंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से रिचर्ड निक्सन ने बोला कि हम ये ब्रेटन वुड सिस्टम जो है ना इसको अबॉलिश करते हैं, आज से ख़त्म कर देते हैं। अब आपको कोई गोल्ड नहीं मिलेगा। अब जब गोल्ड ही नहीं मिलेगा तो ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं है ना प्रेस को। अब उनको समझ में आ रहा था कि अमेरिका कुछ गलत कर रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारे पास करोड़ों डॉलर हैं जिसके बदले में गोल्ड बैक गारंटी पहले अमेरिका दे रहा था, अब बोल रहा है कि नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें गुस्सा आएगा नहीं आएगा? इसी को डॉलर क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 1970 में रिचर्ड निक्सन ने ये ब्रेटन वुड सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। तो जिसके पास भी जो डॉलर बचे हुए थे अब वो पीस ऑफ पेपर ही थे, क्योंकि गोल्ड बैक गारंटी नहीं थी। तो दुनिया में एक नया रिस्क हो गया कि यार अब दुनिया चलेगी कैसे, राइट? यही रीज़न है कि दुनिया का सारा गोल्ड अमेरिका के पास है, और आज अमेरिका के पास तकरीबन 8,000 टन गोल्ड है, ठीक है। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के पास अप्रॉक्स 780, अप्रॉक्स, इसमें 10-20 टन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आरबीआई खरीदारी करता रहता है। अब तुम समझ सकते हो, हमसे 10 गुना ज़्यादा गोल्ड जिसके पास होगा वो हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी नहीं होगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के पीछे ये रीज़न था। 780 टन सरकार के पास है, सरकार के पास नहीं है। वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है फिर। पर उससे मतलब नहीं है ना भाई। अब जो तेरे पास गोल्ड है तू सरकार को थोड़ी देगा, मेरे पास जो है वो तो मेरा गोल्ड है ना। कांग्रेस तो मांग रही है। नहीं नहीं, कोई नहीं देगा। अगर हम उसको ऐड कर लें तो हमारे पास तो लाखों टन गोल्ड है भाई। हर एक के पास 100-100 ग्राम गोल्ड मान लो घर में, 10 तोले सोना, मल्टीप्लाई कर लो यार, कम से कम, अरे बहुत लाखों टन है। मतलब अगर मैं पॉपुलेशन में ये मान लूँ कि एक एवरेज 10 तोले सोना, 100 ग्राम सोना हर एक घर में पाया जाता है, एंड 25 करोड़ फैमिलीज हैं, 140 करोड़ में 25 करोड़ फैमिली तो होंगी ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना लाखों टन सोना मिल जाता है। पर उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल गोल्ड है, वो सरकार से कोई मतलब नहीं है। जब हम देश की बात करेंगे तो हम सरकार की बात करेंगे। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? अच्छा, ये अमेरिका का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की सारी जो बड़ी कंट्रीज थी गोल्ड दे के बैठी है ना। अच्छा, इसीलिए अमेरिका ना कभी नहीं चाहता कि उसके जो डॉलर है ना उसको कोई डोमिनेट करे, खुद डोमिनेट चाहता है उसकी, मेरा डॉलर दुनिया में डोमिनेशन करे, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाई। ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई, तो आप समझ पा रहे हैं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बना, ये कारण था उसके पीछे, ठीक है। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजफुल करेंसी कौन सी है, यूज़ होने वाली करेंसी? डॉलर ऑफ कोर्स, और उसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा समय आया, और समय आया ये कि अमेरिका को ये समझ में आ गया कि दुनिया मुझे अटैक ना कर दे अगर मैंने अपने डॉलर को कुछ तरीके से चलाने का काम ना किया। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने गल्फ कंट्रीज़ को विजिट किया और बोला कि यार तुम जो क्रूड दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो दुनिया में जो ये क्रूड एक्सपोर्ट तुम कर रहे हो बदले में लेते हो गोल्ड। अब गोल्ड नहीं लोगे तुम मेरा डॉलर लोगे। बदले में तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे जो तेल के कुएँ हैं उनको प्रोटेक्शन मैं दूंगा,
तो गल्फ कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि उनके पास आर्मी नहीं थी उस टाइम पे अपनी, एंड उन्होंने बोला भारी आक्रमण से भी मैं रक्षा करूंगा। तो ये वाली बात हुई कि पुलिस कमिश्नर आपका दोस्त बनना चाहता है और आप बोले कि नहीं भाई मेरे को तो दोस्ती नहीं करनी, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अमेरिका के साथ ये हुआ और अमेरिका ने दोबारा से अपनी चाल के द्वारा इन गल्फ कंट्रीज को मना लिया और बहुत सारी कंट्रीज डॉलर को एक्सेप्ट करने लग गई। तो डॉलर दोबारा से रिवाइव कर गया और दुनिया में यूज होने लग गया। ठीक है, अब जब खाड़ी युद्ध हुआ 1991-2 में खाड़ी युद्ध हुआ था, याद होगा आपको। अब ये जो खाड़ी युद्ध हुआ इसमें क्या नाम है इसका, अपना जो इजराइल है, इजराइल ने अटैक कर दिया था, पता है ना आपको, इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, ईरान इराक की जो लड़ाई हुई थी। अब इसमें अमेरिका ने क्या बोला था कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, पर क्या प्रोटेक्शन दिया, तो इनको समझ में आया कि अमेरिका ने तो इनको बेवकूफ़ बनाया है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको गुस्सा आ गया और यहाँ पे 2 लोगों का जन्म हुआ, एक का नाम था सद्दाम हुसैन, एक का नाम था जनरल गद्दाफी। ये दोनों क्या काम कर रहे थे, अमेरिका के डॉलर को प्रमोट नहीं करते थे, अपनी करेंसी को चलाते थे। ये जो अमेरिका को अच्छा नहीं लगता था, अमेरिका को लगता था कि इतने मुश्किल से तो मैंने डॉलर का यूज़ दोबारा से रिज्यूम किया और तुम कम कर रहे हो, तो दोनों को मरवा दिया अमेरिका ने अपनी चाल में, आपको पता ही होगा। अब समय आ गया था थोड़ा और बड़ा, और अब समय आया 2018 का। अब यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना, जिसको हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब चाइना को ये समझ में आया कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर मैं हूँ और मैं डॉलर पे करता हूँ। अगर मैं डॉलर पे ना करूँ और अपना युआन उस कंट्री को पे कर दूँ जो मुझे क्रूड दे रही है, तो मेरे बहुत सारे डॉलर के खर्चे बच जाएंगे और मेरी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि उसका यूज़ बढ़ जाएगा। अब ये अमेरिका के लिए बुरी खबर थी और चाइना के लिए अच्छी खबर थी। अब अमेरिका ये होने देता क्या, अब अमेरिका देखो बहुत बड़ी कंट्री है और चाइना भी छोटी कंट्री नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो अमेरिका जो सद्दाम हुसैन के साथ जो अमेरिका ने किया, चाइना के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने $600 बिलियन की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी चाइना के गुड्स पर। बदले ने चाइना ने भी सेम काम किया, $600 बिलियन की ड्यूटी लगा दी अमेरिका के ऊपर। यहां से शुरू हुई ट्रेड वॉर। अब ये ट्रेड वॉर के चलते ना अमेरिका और ये लड़ रहे हैं दोनों, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, अपने स्ट्रेटेजिकली तरी, और दुनिया की मार्केट क्रैश हो रही है। क्यों हो रही है, इन दोनों की वजह से। तो चाइना का बहुत नुकसान हो गया। अब चाइना का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए चाइना ने क्या किया, गलत चीज़ों का सहारा लिया। जैसा कि हम बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो कोविड था वो चाइना की, तुम्हें पता, सोची समझी चाल थी। तो चाइना ये प्लान कर रहा था, देखो कितना सही कितना झूठ मुझे नहीं पता, पर मैंने भी पढ़ाई है आपकी तरह। तो बताया ये जाता है कि ये आर्टिफिशियल एक वायरस था जो जनरेट किया जा रहा था चाइना की लैब में, जिसको चाइना के खुद साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। और चाइना ये चाहता था कि मैं इसकी एंटीडोट बना लूँ और दुनिया में ये वायरस स्प्रेड कर दूँ, और फिर मेरा जो फार्मा इंडस्ट्री है दुनिया पे राज करेगा, और जो मेरा लॉस हुआ है पिछले 2-3 सालों में वो कवर हो जाएगा। भाई यही स्ट्रैटेजी रही होगी उसकी, पर हुआ उल्टा। चाइना खुद ही फंसता चला गया, और चाइना में तो कोई नंबर नहीं है जितने लोग मरे, मतलब एक एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता 10 करोड़ मरे या 20 करोड़ मरे, पर करोड़ों में लोग मरे, ये बात तय है। क्योंकि जो चाइना में रहते हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि सड़कों पे ऐसी लाशें देखी हैं उन्होंने कि भाई दफन करने के लिए, जलाने के लिए जगह नहीं थी। आप सोच सकते हो किस लेवल के लोग मरे हैं। और चाइना की मीडिया ऐसी है कि वो बाहर कुछ बोलती नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में अधिकारी नहीं दिए हुए सो बोलने के। अब आप समझ पा रहे हो ये सारी चीज़ें हुई। तो देश की जो पिछले 70 सालों का इतिहास है वो मैंने बताने की कोशिश की आपको, और इन 70 सालों में आपने एक ही चीज़ देखी होगी कि ये सारी चीज़ें करेंसी से जुड़ी हुई है। एक कंट्री है जो दुनिया में चाहती है कि उसका डोमिनेंस रहे उसकी करेंसी का, और वो कंट्री है अमेरिका। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको दिया कि किस तरह से वो बड़ी इकोनॉमी बनी। अब यहाँ पर जो सारी लड़ाई है ना वो पैसे की है, पर ये वो वाला पैसा नहीं है जो आप और हम कमा रहे हैं। ये वो पैसा है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो कंट्री ज़्यादा अपनी करेंसी को चला पाएगी वो ज़्यादा विकास कर पाएगी। इसीलिए हमारी सरकार बहुत सारी कंट्रीज़ को इस बात के लिए मना पाई है कि अब हमें इंपोर्ट के बदले में हमारे डॉलर को लेना पड़ेगा। ईरान, इराक, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। तो आज के समय में हमारी 8 से 10 कंट्री दुनिया में ऐसी हैं जहाँ पे हमारा रुपया
धड़ल्ले से चलता है, इज्जत से चलता है। और सोचिए कि ये नंबर जब 30-40 हो जाएगा तो क्या होगा। अब ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, ये मिलकर ये जो ब्रिक्स बनाया गया है ग्रुप, किस लिए बनाया गया है, ताकि ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी हो और यूएस डॉलर की डोमिनेंस खत्म की जाए। और जब ये हो गया, मुझे नहीं पता अभी कितना साल लगेगा इसमें, पर जब ये हो जाएगा तो अमेरिका की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। और आज के समय में आप ये देखो कि सबसे बड़ा मार्केट में जो रिस्क है ना, वो डॉलर का रिस्क है। डॉलर क्रैश होगा तो इतनी बुरी तरीके से होगा, मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, मुझे नहीं पता। पर अगर हुआ, चूंकि दुनिया की मार्केट ये अंदेशा दे रही है कि अगले 5 सालों में कुछ ऐसा ना हो जाए कि डॉलर क्रैश हो जाए, तो तुम समझ सकते हो ये भी अच्छी कोई बात नहीं रहेगी दुनिया के लिए। क्योंकि उस कंडीशन में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए नहीं होंगी, और वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। क्योंकि अमेरिका जैसी इकोनॉमी का डॉलर क्रैश होना दुनिया के लिए खतरा ही है, ठीक है। क्योंकि हर बैंक के पास, हर कंट्रीज़ के रिजर्व बैंक के पास कितने डॉलर हैं वो तुम्हें नहीं पता। तो अभी तुमने देखा एक नया कल्चर चल रहा है आजकल गोल्ड बाय करने का। तो हर एक सेंट्रल बैंक देश का गोल्ड बाय करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि जानता है कि डॉलर में रिस्क है। तो अब जो रिजर्व्स रखे जा रहे हैं ना, वो गोल्ड में रखे जा रहे हैं। हर कंट्री गोल्ड खरीद लिए, इसीलिए भाव 75,000 आया है। सबसे बड़ा रीज़न है कि दुनिया की जो अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म करने के लिए गोल्ड में बाइंग हो रही है। देखो, तुम कभी भी अगर ये समझो ना कि तुमने 10 तोले सोना खरीद लिया, मैंने 10 तोले सोना खरीद लिया, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। हमारे तुम्हारे खरीदने से कभी भी प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जब भी देश के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। और आप चाहे रशिया को देख लो, चाहे चाइना को देख लो, इंडिया को देख लो, हर कंट्री के रिजर्व बैंक गोल्ड में खरीदारी कर रहे हैं। ये पिछले 3 साल का ट्रेंड है, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही खरीदारी कर रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि ये टनों में खरीदारी करते हैं, हम तोले में खरीदारी करते हैं, अंतर समझ रहे हो। तो जब टनों में गोल्ड बिकता है, खरीदा जाता है, तो प्राइस ऊपर जाता है, हमारे खरीदने से नहीं जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये पिछले 70 सालों का इतिहास मैंने बताया। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।